हेलो। ऋत्विक, कैसे हो? स्फेरिकल मिरर में पहले तो हमने स्फेरिकल मिरर की टर्मिनोलॉजी समझी, फिर क्या किया? फिर एक इंपॉर्टेंट बात समझी स्फेरिकल मिरर्स को लेकर, फोकस। फोकस की डेफिनेशन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जहां से पास करेंगी वो पॉइंट फोकस है। और रियलिटी में हम जानते हैं कि ये पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमारा स्फेरिकल मिरर काफी फ्लैट हो, काफी फ्लैट हो, फ्लैट होने के लिए क्या होना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ी होनी होती है। जैसे अर्थ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है तो अर्थ फ्लैट दिखता है। सो अगर फ्लैट हो तो फिर एंगल्स बहुत छोटे होंगे हमेशा और फोकस फिक्स हो जाएगा। कहां हो जाएगा फोकस? फोकस कहां हो जाएगा? फोकस हो जाएगा r/2 पर। तीसरी बात हमने समझी कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मूला मिला हमें, हम लोग उसे मिरर्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या है मिरर्स फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। लेकिन इसका एक और वर्जन हमने बना लिया, uf इज इक्वल uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। अच्छा, एक बात हम और जानते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज करते समय हमें एक साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। वो साइन कन्वेंशन क्या होगा? देखो, इसमें तीन चीजें हैं, एक u है, एक v है, एक f है। देयर इज u, देयर इज v एंड देयर इज f। सो मिरर्स फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे, चाहे ये फॉर्मेट यूज करो या फिर ये फॉर्मेट यूज करो, उफ डिवाइडेड बाई उफ, दोनों में से कोई भी यूज करो, बट एक साइन कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या साइन कन्वेंशन है? साइन कन्वेंशन इज ऑब्जेक्ट के लिए u किसकी डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट की या इमेज की? u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ तो u को हम लोग नेगेटिव लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो u को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। v किसकी डिस्टेंस है? इमेज की या ऑब्जेक्ट की? v इमेज की डिस्टेंस है। यहां भी वही बात चलेगी, अगर v पॉजिटिव मिला तो हम बोलेंगे, सॉरी, अगर v नेगेटिव मिला तो हम बोलेंगे इमेज
रियल है, और अगर v पॉजिटिव मिला तो हम बोलेंगे v वर्चुअल है। f के लिए क्या कन्वेंशन फॉलो करोगे? f के लिए क्या कन्वेंशन फॉलो करोगे? f फोकस को कब पॉजिटिव लोगे, कब नेगेटिव लोगे? जब कॉनकेव है तो फोकस नेगेटिव लेंगे, और जब कॉन्वेक्स है तो फोकस पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। नॉट ओनली दिस, मिरर्स फार्मूला में एक तो ये बात होगी कि मिरर्स फार्मूला है क्या, इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड लेवल से एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, मिरर्स फार्मूला का डेरिवेशन करके रखना। अच्छा, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन हमने किया था, वो भी नोट कर लो, दैट ये है लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहां है लेट्स से ऑब्जेक्ट, देन जितना इंसिडेंट रे बनाएगी एंगल, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी एंगल, और सेम एंगल यहां आ जाएगी इमेज। ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई आपकी इमेज। इसमें से एक एंगल को मैंने नाम दिया था अल्फा, एक एंगल को नाम दिया था बीटा, एक एंगल को नाम दिया था गामा। ये इंसिडेंट रे आ रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और ये बीच में नॉर्मल है। ये बीच में नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब रेडियस, रेडियस मतलब नॉर्मल। एक एंगल को हमने नाम दिया था अल्फा, एक एंगल को हमने नाम दिया था बीटा, और एक एंगल को हमने नाम दिया था गामा। एंड ये बात याद रखना कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अल्फा, बीटा, गामा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो मिरर्स फार्मूला को लेकर कई सारे ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। ऑब्जर्वेशन 1 is the formula and its derivation. Observation 2, इसका एक और फॉर्मेट याद रखेंगे हम लोग, उफ डिवाइडेड बाई उफ। ऑब्जर्वेशन 3, अल्फा, बीटा और गामा जो एंगल्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे का एंगल, नॉर्मल का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, तीनों के एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, जितना अल्फा और बीटा का डिफरेंस उतना ही बीटा और गामा का डिफरेंस। चौथा ऑब्जर्वेशन साइन कन्वेंशन। चौथा ऑब्जर्वेशन मिरर्स फार्मूला को लेकर साइन कन्वेंशन, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तीन चीजें हैं, तीनों को लेकर साइन कन्वेंशन है। पांचवा ऑब्जर्वेशन, और बड़ा प्यारा ऑब्जर्वेशन है ये, इसे जरा ध्यान से समझना। पांचवा ऑब्जर्वेशन, इसी मिरर्स फार्मूला को यूज कर करके हमने कॉनकेव के केसेस बनाए। क्या केसेस? कॉनकेव के कुछ केसेस बनाए। क्या केसेस? दैट कॉनकेव के केस में क्या होगा, अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है, अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी रियल इमेज भी पॉसिबल है और वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है। जब तक आप फोकस के बाहर रखोगे ऑब्जेक्ट को, तब तक रियल इमेज बनती रहेगी। जैसे ही आप फोकस के अंदर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो मिरर इतने पास हो जाएगा कि यहां से जाने वाली रेज ऊपर डिफ्लेक्ट होने लगेंगी और पीछे से आती हुई दिखेंगी। इस बात को जरा इंट्यूटिवली समझो, सिर्फ रटना नहीं है। जब तक आप कॉनकेव मिरर के केस में, जब तक आप मान लो यहां सेंटर है, यहां फोकस है, जब तक आप ऑब्जेक्ट को बाहर रखोगे, फोकस के बाहर कहीं भी, चाहे फोकस और सेंटर के बीच में या इवन सेंटर के बाहर, सेंटर के बाहर रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ये नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इमेज यहां कहीं बन जाएगी, लेकिन बनेगी रियल। यहां से इंसिडेंट रे गई, यहां से रिफ्लेक्टेड रे आ गई, इमेज जो भी बनी रियल बनी। क्यों? क्योंकि रे एक्चुअली आके वहां मिल रही है। सो एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी।
रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। बट यही ऑब्जेक्ट अगर मैं फोकस के अंदर ले जाऊं, काफी पोल के पास ले जाऊं, तो क्या होने लगेगा? अभी ऑब्जेक्ट तो रियल है, लेकिन यहां से जाने वाली रेस, जब हम इंसिडेंट रेस को नॉर्मल से सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रेस को भी देंगे, तो वो रेस पीछे से आती हुई नजर आएंगी। और बेटा अब उसकी वर्चुअल इमेज बनने लगेगी। हमने क्या कॉन्क्लूड किया? हमने कॉन्क्लूड किया एक कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी पॉसिबल है, ग्रीन वाली पिक्चर देखो, और एक कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है, रेड वाली पिक्चर देखो। एक कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी पॉसिबल है, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है। आपको रे डायग्राम बना के देखना है क्या कभी भी? नहीं, आपको सिंपली वी का साइन देख लेना है। वी अगर नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज बन गई, वी अगर पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल इमेज बन गई। आपको ऐसे रे डायग्राम बनाकर नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है वी पॉजिटिव आ गया तो डिक्लेयर कर दो वर्चुअल इमेज है, वी नेगेटिव आ गया तो डिक्लेयर कर दो रियल इमेज है। लेकिन मैं रे डायग्राम बना बना के दिखाता रहता हूं, सो दैट आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको एक्चुअली होते हुए देखना है क्या हो रहा है। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा रियल इमेज बनेगी। क्यों? उसकी भी इंट्यूशन समझो। एक कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअली है नहीं, बस कहीं रेज कन्वर्ज होते हुए दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। सो दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रुको तुम्हारा इलाज ही कर देता हूं ना। अब इसकी इंट्यूशन समझो, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो रियल इमेज ही बनेगी हमेशा कॉनकेव मिरर में। व्हाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो रेज ऐसी कन्वर्ज होते हुए आएंगी, और क्योंकि ये अंदर की तरफ झुका हुआ मिरर है, इसलिए ये क्या करेगा, हमेशा उनको अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ही बनेगी। इसमें हमने कॉन्वेक्स के भी केसेस देखे थे। क्या है कॉन्वेक्स के केसेस? व्हाट आर द केसेस फॉर कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स के केसेस क्या है बोलो? रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर जैसा। रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो दोनों पॉसिबल। रियल इमेज भी पॉसिबल है और वर्चुअल इमेज भी पॉसिबल है। ये रहा ऑब्जर्वेशन नंबर 6। कभी कभी एज अ शॉर्टकट काम आ जाएगा आपको। कभी अगर क्विकली पूछ लिया जाए एक गिवन मिरर के लिए कि ऑब्जेक्ट को 20 पर रखा और इमेज 60 पर बनी है, बताओ ऑब्जेक्ट को 60 पर रखेंगे, इमेज कहां बनेगी? तो आप फटाक से बोल देना 20 पर। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन, समझो बात को, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट को 20 पे रखा और इमेज 60 पे बनी, अब बताओ ऑब्जेक्ट को 60 पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? आप बोल दो 20 पर। दोनों स्विच हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरएचएस
एक गिवन मिरर के लिए आरएचएस क्या है? एक गिवन मिरर के लिए आरएचएस इज अ कांस्टेंट। आरएचएस अगर कांस्टेंट है तो टोटल एलएचएस भी फिक्स हो जाना चाहिए। मतलब u की वैल्यू 60, v की 20, तो u की v की वैल्यू 60 कर दूं तो u की वैल्यू 20 हो जाएगी। मतलब अगर एक के 60 होने पर दूसरा 20 है तो क्योंकि आरएचएस तो फिक्स ही है ना भाई, तो मतलब आरएचएस की यही वैल्यू फिर से आनी चाहिए। तो एक को अगर 20 कर दूं तो दूसरे को 60 होना पड़ेगा, सो दैट टोटल वैल्यू फिर से वही हो जाए। क्योंकि एक गिवन मिरर के लिए फोकस हो गया फिक्स, एक गिवन मिरर के लिए फोकस हो गया। थैंक यू। इसलिए u और v की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी हमेशा। कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए तो कैलकुलेट करने मत बैठना। अगर u की वैल्यू 100 है और v की वैल्यू 30 है, तब आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि u 30 होगा तो सीधे बोल दो v 100 होगा। कीप दिस इन माइंड। क्योंकि आरएचएस फिक्स है इसलिए एलएचएस में वैल्यूज स्विच की जा सकती हैं। u and v are interchangeable। उसको अपने शब्दों में लिख लेना कि अगर u 20 है और v 60 मिला तो फिर u 60 हो जाएगा तो v 20 हो जाएगा। अगर u 20 पे v 60 मिल रहा है तो u 60 होगा तो v 20 हो जाएगा। तो ये बड़े ही प्यारे नोट्स बन रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। एक ही सिंगल पेज पे मिरर्स फार्मूला की पूरी समरी, 6 के 6 ऑब्जर्वेशंस, आपको बाद में रिवाइज करने में काफी कन्वीनियंस होगा। बढ़ाऊं क्या आगे? आगे की एक बात, हम कॉनकेव मिरर को रेफरेंस बनाकर कर रहे हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर को रेफरेंस बनाकर कर रहे हैं लेकिन जो बात हम करेंगे वो सबके लिए सच है, कॉन्वेक्स के लिए भी उतनी ही सच है। इनफैक्ट ज्यादातर डेरिवेशंस, ज्यादातर प्रूफ हम लोग कॉनकेव के लिए करते हैं, लेकिन एक के लिए कर लिया तो वो यूनिवर्सल हो जाता है, सबके लिए सच है। लेट्स से यहां कहीं सेंटर है और उसके आधे पर फोकस है। लेट्स से ऑब्जेक्ट आपने रख दिया सेंटर के बाहर या सेंटर के अंदर, आपकी मर्जी। सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट। अभी तक आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ये पोल है और इनफैक्ट सारी ही डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। वी मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम नथिंग बट पोल। पोल से मेजर करते हैं और उसे हम यू कहते हैं। इमेज कहां बनेगी? बिना कुछ किए, बिना फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ रे डायग्राम बनाए, बताओ इमेज कहां बनेगी? सेंटर के अंदर या सेंटर के बाहर या मिरर के ऑपोजिट साइड? मिरर के फ्रंट साइड बनेगी या मिरर के बैक साइड बनेगी? मतलब रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? रियल बनेगी। रियल में भी ऑब्जेक्ट के इधर बनेगी या सेंटर के बाहर बनेगी? सेंटर के बाहर बनेगी। क्यों?
सेंटर के बाहर बनेगी, क्यों? क्योंकि बेटा ये हो गया नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के इस तरफ है, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के इस तरफ है तो बेटा रिफ्लेक्ट होके बाहर ही तो जाएगी ना। ये हो गया आपका नॉर्मल। मैंने कहा स्फेरिकल मिरर में रेडियस ही नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे यहां है, जितना इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल से उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल से उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हो जाएगा नॉर्मल से। इरेजर चाहिए भाई मुझे। तो क्लियरली ये विजुअलाइज करके देखने वाली बात है हमेशा। क्लियरली इमेज बन गई बाहर। अच्छा, इमेज की डिस्टेंस भी हम लोग पोल से ही मेजर करते हैं और उसे हम लोग v नाम देते हैं। एंड फोकस की डिस्टेंस भी हम लोग पोल से मेजर करते हैं और उसे स्मॉल f लिखते हैं। और तीनों में रिलेशन हमें पता है क्या? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। अब सपोज जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी और इमेज की डिस्टेंस भी पोल से मेजर करने के बजाय फोकस से मेजर करने लगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या इमेज की डिस्टेंस हो, डिस्टेंसेस में फोकस से मेजर करने लग जाऊं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी मैं फोकस से मेजर करूं और मैंने नाम दे दिया उसे x, और इमेज की डिस्टेंस भी मैं फोकस से ही मेजर करूं और मैंने उसे नाम दे दिया y। फोकस से ऑब्जेक्ट x पर है और फोकस से इमेज y पर है। तो कॉनकेव के लिए कर रहे हैं इसलिए f नेगेटिव हो जाएगा, नंबर 1। u की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? u की वैल्यू टोटल क्या है बताओ? पोल से अगर मेजर कर रहे थे तो उसे u कह रहे थे, फोकस से मेजर कर रहे हैं तो x कह रहे हैं। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा है कि अब डिस्टेंस हमने पोल से मेजर करने के बजाय फोकस से मेजर करनी शुरू कर दी। तो बताओ u की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी x के टर्म्स में? u की टोटल वैल्यू x के टर्म्स में हो जाएगी x प्लस f। लेकिन क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव। सिमिलरली बताओ v की वैल्यू क्या है? बताओ v की वैल्यू क्या है? अरे यार, v मतलब पोल से टोटल डिस्टेंस, यहां तक f चल के आ गए, फिर यहां से y चल के आ गए। अरे भाई, पोल से कोई v है और फोकस से y है तो f प्लस y हो जाएगा, दैट्स इट। देखो तुम्हें डायग्राम से भी क्लियरली दिख ही रहा है वो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। So v is very clearly, very clearly, v total distance is y plus f. v can be written as y plus f. v को हम लोग लिख सकते हैं y plus f। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ये तीनों वैल्यूज वहां रखेंगे और उसको जरा मॉडिफाई करेंगे हमारे मिरर्स फॉर्मूला को। 1/- x प्लस f, जिस तरफ इंसिडेंट रेज जा रही हैं उसके ऑपोजिट है। या फिर ऑब्जेक्ट भी रियल है इसलिए u नेगेटिव, इमेज भी रियल है इसलिए v नेगेटिव। तो किसी भी तरह से साइन कन्वेंशन इंप्लीमेंट करो। जिस तरफ जा रही है इंसिडेंट रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। v की वैल्यू रख दो जरा -y प्लस f, और कॉनकेव है इसलिए फोकस भी नेगेटिव।
माइनस साइन एनीवेज कॉमन हो जाएगा तीनों जगह। यहां मेरे पास आ जाएगा 1/x प्लस एफ एंड 1/y प्लस एफ, और यहां भी माइनस साइन कॉमन है, माइनस ने माइनस को मार दिया, माइनस ने माइनस को मार दिया, मुझे मिल गया y प्लस एफ प्लस x प्लस एफ डिवाइडेड बाई x प्लस एफ इंटू y प्लस एफ इज इक्वल टू 1/f। न्यूमरेटर में आ गया x प्लस वाई प्लस 2 बार f है तो 2f, डिनोमिनेटर में आ गया x इंटू वाई एक बार, x इंटू f एक बार, y इंटू f एक बार, और f इंटू f मिलके हो गया f स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे f को यहां और इसको 1 में, तो ये हो जाएगा xf, ये हो जाएगा yf, और ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वहां तो xy, xf, yf और f स्क्वायर। xf ने xf को मार दिया, yf ने yf को मार दिया, और मुझे मिला 2f स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस f स्क्वायर। f स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बिकम्स f स्क्वायर। फोकस का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई। This is the original mirrors formula. This is an upgraded one, and this was done by none other than Newton. न्यूटन साहब हर जगह प्रकट रहते ही हैं, मैकेनिक्स से लेके मैथमेटिक्स से लेके, तो ऑप्टिक्स में भी हैं वो प्रेजेंट। ये मिरर्स फार्मूला का ओरिजिनल वर्जन ये हुआ करता था कभी, और इससे न्यूटन साहब ने मिरर्स फार्मूला का न्यूटन साहब का वर्जन ये है, लेकिन इसमें x और y किसकी किसकी डिस्टेंसेस है? x ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और y इमेज की डिस्टेंस है, बट कहां से? फोकस से। तो ये फॉर्मूला देखने में भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे, वो वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। इसमें f पोल से मेजर हो रहा है और x और y f से मेजर हो रहे हैं, तो ओरिजिन आपका या रेफरेंस पॉइंट एक जगह पर नहीं रह गया। f तो स्टिल पोल से ही मेजर हो रहा है, लेकिन x और y फर्दर फोकस से मेजर हो रहे हैं। तो पूरी प्रॉब्लम का रेफरेंस पॉइंट सबके लिए अलग अलग ले रहे हो आप। तो फिर जब यूज ही नहीं करना है इसको, वो वाला यूज करेंगे हम लोग 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो डिराइव क्यों किया? क्योंकि हाँ, आपको पूछा जा सकता है डिराइव न्यूटन्स फार्मूला। हाँ, और चलो डिराइव करना आए या ना आए, सीटी वगैरह में सीधे आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, या एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, या एफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे करके 4 ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं।
तो ये मिरर्स फार्मूला का एक और वर्जन है, और इसको हम कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करने के लिए पहले वाला बेटर है, उफ डिवाइडेड बाय उफ, वही बेटर है। ये वाला बस अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसा आ जाए जिसमें ये यूज होना हो तो भी यूज करेंगे। नोट करो फटाफट। जल्दी कंप्लीट करो भाई। बड़ा हूं क्या? तो ऐसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए कि let focus is f and let distance of f from pole and distance of object is x and distance of image is y, then कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू f, या फिर f इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाई 2, या फिर f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या फिर f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। हाँ डी। बट मैंने तो कहा नहीं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से गिवन है और डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से गिवन है। अगर पोल से गिवन होगी डिस्टेंस तो ए, और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फोकस से गिवन होगी तो डी। नोटेड क्या? फटाफट नोट करो। इसी को लैंग्वेज में दे दिया जाएगा आपको। ये सेम बात लैंग्वेज में पूछी जा सकती है, दैट लेट्स से focus is f from pole and same thing basically.
अब ये सेम बात, बट ऑप्शंस ना थोड़े लैंग्वेज में गिवन है ऐसे। देन f is arithmetic mean of x and y. F is geometric mean of x and y. F is harmonic mean of x and y. या फिर none of the above. सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला, अगर फोकस से गिवन है तो। ज्योमेट्रिक मीन, क्यों ज्योमेट्रिक मीन? क्योंकि हमें रिलेशन मिला है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका मतलब वो तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। नहीं समझा सर? अभी समझ जाओगे। एक्स, एफ और वाई ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। फिर से नहीं समझा? अभी समझ जाओगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है रेशियो सेम होने चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है डिफरेंस सेम होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो सेम होना चाहिए। सो अगर मैं रेशियो ले लूं एफ और एक्स का, और दूसरी तरफ फिर वाई और एफ का, क्या तुम्हें सेम रिलेशनशिप मिल गया? तो अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से मेजर की जाए तो एक्स, एफ और वाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, और एक्स और वाई के बीच में एफ है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन हो गया वो एक्स और वाई का। तुमने देखा एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे और डिस्टेंसेस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन डिस्टेंसेस कहां से? फोकस से, पोल से नहीं। नहीं नहीं, फिर कुछ कोई प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। हाँ, अगर एफ की बजाय आर ले आया जाए तो सी होगा। अगर ओरिजिनल मिरर्स फॉर्मूला में एफ की जगह आर ले आया जाए, एफ की वैल्यू r/2 होती है ना, तो फिर हार्मोनिक हो जाएगा, लेकिन उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा अगर देखो तो ये दिख रहा होगा आपको, that 1/r is 1/u and 1/v divided by 2. So 1/r, 1/u और 1/v अरिथमेटिक में है। अभी उसका उल्टा होता है हार्मोनिक। अगर 1/r, 1/u और 1/v अरिथमेटिक में है तो r, u और v हार्मोनिक में हो जाएंगे। रटना हो रट लो। ओरिजिनल मिरर्स फॉर्मूला में ये आंसर करेक्ट होता अगर यहाँ r हो जाए और यहाँ u और v हो जाए। अब जब बता ही दिया है तो रट ही लो, और क्या। न्यूटन्स फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, अगर पोल से मेजर किया जाए तो r हार्मोनिक मीन होगा u और v का। ऐसे साइड में कहीं नोट करके रट लो उसे। बढ़े क्या हम लोग? तो न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं इसे हम लोग। दिस इज नोन बाय द नेम न्यूटन्स फॉर्मूला। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स वाई। चलो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग चौथी बात एड्रेस करेंगे। द फोर्थ थिंग, अभी तक हमारे पास जो मिरर्स फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो 1/इंफिनिटी प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/इंफिनिटी हो गया 0, so 1/v is equal to 1/f, so 1/v is equal to 1/f, so v मिल गया f के इक्वल। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज हमेशा फोकस पर होगी। ये तो हमें पहले से ही पता था तुम्हें, लेकिन वेरीफाई करके हमने देखा। मैं डायरेक्टली कोई बात नहीं बताता, मैं लॉजिकली डेवलप करके बताता हूँ कि हाँ भाई देखो ये मिल रहा है। पहले तुमने रट लिया था 10 तक, इंफिनिटी पे है तो फोकस, ठीक है। उल्टा करो, लेट u इज f, u f ले लो। मान लो ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/f ने 1/f को मार दिया, 1/v इज 0, सो 1/v इज 0, सो v इज इंफिनिटी, सो v इज इंफिनिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पर होगी, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा केस मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि u और v इंटरचेंज हो जाते हैं। u इंफिनिटी है और v फोकस, तो u फोकस हो जाएगा तो v इंफिनिटी। याद है ना, मिरर्स फार्मूला में मैंने ऑब्जर्वेशन बताया आपको दैट u और v इंटरचेंज हो जाते हैं। u और v इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इंटरचेंज होने की वजह से एनीवेज ये होना था। u इंफिनिटी है तो v f, और u अगर f हो गया तो v इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हमेशा फोकस से जाएंगी, वाइस वर्सा फोकस से जाने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पर, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पर, ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पर, तो यू हो गया आर के इक्वल। हुआ या नहीं हुआ? यू हो गया आर के इक्वल। आर मतलब 2f, आर मतलब 2f, तो 1/2f and 1/v is equal to 1/f, so 1/v is equal to 1/f and 2f। 1/f से 1/f का हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2f, so 1/v is 1/2f, तो बेटा v हो जाएगा 2f, बट फोकस का डबल मतलब r। तुमने देखा जब हम सेंटर पर रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पर रखेंगे तो इमेज भी
सेंटर पर ही बनेगी, लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि यार रेडियस ही होती है नॉर्मल, रेडियस इज द नॉर्मल। तो अगर तुम नॉर्मल के अलोंग जाओगे, इंसिडेंट एंगल जीरो हो गया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो जीरो ही होगा, तो इसी के अलोंग वापस भी तो आ जाओगे। सो फॉर्मूला से जो मिल रहा है उसको आप हमेशा रे डायग्राम पे वेरीफाई करके देख सकते हो। और एक लास्ट केस, अगर कोई रे पोल पर जाएगी तो क्योंकि ये नॉर्मल है उस समय, जितना ऊपर से वो आएगी सिमेट्रिकली वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि इस समय ये सीपी ही नॉर्मल है। मैंने पूरी बात को लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की, लॉजिकली समझ आया, बहुत अच्छी बात है। लॉजिकली नहीं समझ आया, और भी अच्छी बात है। आप ये 4 केसेस रटने वाले हो। केस नंबर 1, अब ध्यान से समझना, आप ये 4 केसेस रटने वाले हो। पहला केस, आप ये 4 केसेस रटने वाले हो। पहला केस, इंफिनिटी से आने वाली रेज हमेशा फोकस से जाएंगी, एंड वाइस वर्सा, फोकस से आने वाली रेज हमेशा, फोकस से आने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, मतलब इंफिनिटी पर जाएंगी। तीसरा केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी रे उसी डायरेक्शन में वापस चली आएगी रिफ्लेक्ट होकर। और चौथा केस, पोल पे टकराने वाली रे का जितना एंगल अपवर्ड होगा उतना ही एंगल डाउनवर्ड भी होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक अरेंजमेंट बनेगा। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रे डायग्राम। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाएंगी, और फोकस से जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएंगी। नंबर 4, पोल पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पोल पे ही बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस को आप यही तो मिल रहे हो। तुम्हें फोर्थ केस के लिए अगर फॉर्मूला से वेरीफाई करना है तो देखो, 1/v is 1/f minus 1/u। f फिक्स है लेकिन u 0 हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है, लेट से। सो इंफिनिटी एंड प्लस समथिंग, बताओ इंफिनिटी एंड प्लस समथिंग क्या होगा? इंफिनिटी। 1/v अगर इंफिनिटी है तो v क्या हुआ? u 0 तो v 0, इसलिए पोल पे हमेशा सिमेट्री बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट पोल पर रख दोगे तो इमेज भी पोल पर बनेगी। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, तुम एकदम शीशे से चिपक के खड़े हो जाओगे तो तुम और तुम्हारी इमेज एक ही जगह तो हो गए। तुम किसी मिरर से चिपक के खड़े हो जाओगे अगर, तो तुम और तुम्हारी इमेज दोनों एक ही जगह तो हो गए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। स्टैंडर्ड रे डायग्राम
कॉनकेव के साथ साथ कॉन्वेक्स के लिए भी विजुअलाइज करो। बढ़ाऊं? कुल मिला के 4 बातें याद रखो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाएंगी और फोकस से जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी और पोल के अबाउट रेज हमेशा सिमेट्रिक होंगी। इंसिडेंट जितना एंगल होगा रिफ्लेक्टेड का उतना ही एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये सेम बात तुम्हें कॉन्वेक्स के लिए भी विजुअलाइज करनी है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। ये है कॉनकेव, हमने ऑलरेडी विजुअलाइज किया है। पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाएंगी, फोकस से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाएंगी। सेंटर से जाने वाली रेज सेंटर से ही वापस टकरा के पास करेंगी। एंड फाइनली पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेगी। यही चारों, इसे हम स्टैंडर्ड रे डायग्राम कहते हैं, यही चारों बातें हम कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। ये चारों बातें हम लोग कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस से जाएंगी। बात एक ही है, फोकस से जाएं या फोकस से आती हुई लगे, बात वही है। अभी वो टकरा के वापस जाएगी, वो लगेगी ऐसा कि फोकस से आ रही। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई लगेंगी। उल्टा भी बोल सकते हो, फोकस से जाती हुई रेज अगर ज्योमेट्री ठीक से बनाई जाए तो इट्स अमेजिंग कि वो चीजें एक्चुअली होती हुई दिखती हैं। तुमने देखा नॉर्मल से कैसे ये वाली रे और ये वाली रे बराबर एंगल पर है। अब मैं नॉर्मल मिटा दूंगा, हालांकि अब मैं नॉर्मल मिटा दूंगा। सो फोकस से जाने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल आने वाली रेस फोकस से जाती हुई लगेंगी। वही सेम बात। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज अपने ही रास्ते वापस हो जाएंगी टकराकर। एंड द लास्ट थिंग, हाँ, यहां पर क्या हो रहा है, कोई एक्चुअली जा नहीं रहा है, यहां पर एक्चुअली पास हो रही है, क्योंकि मिरर के फ्रंट में सेंटर भी है, मिरर के फ्रंट में फोकस भी है। यहाँ मिरर के सेंटर और फोकस दोनों मिरर के पीछे हैं, तो तुम्हें बस फोकस से आती हुई लगेगी या फोकस पे जाती हुई लगेगी। पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगेगा कि फोकस से आई, और फोकस से जाती हुई, फोकस से अगर जाती तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। एंड फोर्थ एंड द फाइनल थिंग, पोल पे we will have symmetry about principal axis. नोट करो फटाफट। Now these are called standard ray diagrams. याद रखना हमने इनको प्रूव करके देखा है प्रॉपर, मैंने रटवाया नहीं है ये। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट तो फोकस पर इमेज, फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पर इमेज, सेंटर पर ऑब्जेक्ट तो सेंटर पर ही इमेज, पोल पर ऑब्जेक्ट तो पोल पर ही इमेज। अभी ये एक्सट्रीम केसेस हैं, अब हम इनके बीच में जब मूव करेंगे तो अलग लेवल पे मजा आएगा। अभी तो आप इंफिनिटी, फोकस, सेंटर, पोल सिर्फ 4 पॉइंट्स पे देख रहे हो, हम लोग तो बीच का पूरा रास्ता कवर करेंगे। अरे तो ये क्या हो रहा है, कैलेंडर में क्या ऐसा मिल जाएगा, दिखाओ नोट्स। हम्म, कहाँ पूरा है, रे डायग्राम तो नहीं बनाया ना।
फोन दे, फोन सभी लोग दो। एक तो ये पता नहीं क्या लगा रखा है। चलो, सो वी नाउ नो स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स, एंड स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स जानने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात ये है कि भाई अब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, अब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे। अब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे और पहले मैं आपको फिर से कॉनकेव मिरर का रेफरेंस लेकर ही डिस्कस करूंगा, बट हम जो कुछ भी करेंगे वो सबके लिए वैलिड है। जो कुछ भी करेंगे हम लोग वो सबके लिए वैलिड होगा, ध्यान से समझना। ये यहाँ पे लेट्स से वी हैव सेंटर, एंड सेंटर के आधे पर वी हैव फोकस। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर से बाहर कहीं, बट अब ये ऑब्जेक्ट ना सर्टेन हाइट का है। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। प्रिंसिपल एक्सेस पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। पहले हम लोग बी को इग्नोर करेंगे, हाइट को भी इग्नोर करेंगे, और जब प्रिंसिपल एक्सेस के पॉइंट की इमेज लोकेट करना हम लोग जानते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस के पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सेस का पॉइंट ए, उसकी इमेज लोकेट करना जानते हैं। सो हम लोग पहले हाइट को भी इग्नोर करेंगे, बी को इग्नोर करेंगे, मान लेंगे यहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ए पर बैठा हुआ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर ए पर बैठा हुआ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो क्लियरली हमें उसका यू पता होगा, और क्लियरली हमें फोकस की वैल्यू भी पता होगी होल से, और हम लोग v कैलकुलेट कर लेंगे उफ डिवाइडेड बाय उफ। आप सभी जानते हो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में कहीं। एंड द रीजन इज सिंपल, द रीजन इज सिंपल। न्यूमेरिकल वैल्यूज करते हैं तो हमें रे डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती, न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप बता देती है। लेकिन अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंबॉलिक या कैरेक्टर्स के साथ हैं। लेकिन रीजन सिंपल है, जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ए से जाने वाली इंसिडेंट रेज का नॉर्मल से जितना एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रेज का भी नॉर्मल से उतना ही एंगल होगा, और ए की इमेज यहां कहीं बन जाएगी। मैंने उस इमेज को नाम दे दिया ए डैश, मैंने उस इमेज को नाम दे दिया ए डैश, और उसकी डिस्टेंस होगी v। क्या हमें v कैलकुलेट करना पहले से मालूम है? हाँ, याद रखना अभी मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट को इग्नोर किया है और सिर्फ पॉइंट ए की इमेज बना ली ए डैश पर। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को इग्नोर नहीं करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को पिक्चर में लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पिक्चर में लेकर आऊं, मैं ये ग्रीन वाली रेज मिटाऊंगा, क्योंकि डायग्राम बहुत क्लटर्ड हो जाएगा फिर। तो आप इस पार्ट को एनीवेज आप जानते हो कि u और f अगर गिवन है तो v कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये वाला पार्ट एनीवेज आप जानते हो कि u और f अगर गिवन है तो v कैसे कैलकुलेट किया जाए। मतलब कहने का
ये है कि ए से ए डैश तक की यात्रा आपको पहले से मालूम है। ये मैंने मिटा दिया क्योंकि अदरवाइज डायग्राम बहुत क्लटर्ड हो जाएगा। और वो यात्रा हमें पहले से मालूम है। अब हम फोकस करेंगे बी की इमेज कहां बनेगी। बी की इमेज लोकेट करने के लिए बी से पॉइंट बी से इनफाइनाइट रेज रेडिएट हो रही होंगी, इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी, लेकिन हमें किसी भी पॉइंट बी की इमेज लोकेट करने के लिए कितनी रेज की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो बी पॉइंट से इनफाइनाइट रेज रेडिएट हो रही होंगी, इनफाइनाइट रेज निकल रही होंगी, लेकिन किसी भी पॉइंट की इमेज लोकेट करने के लिए मिनिमम कितनी रेज की जरूरत पड़ती है? दो। मिनिमम दो रेज की जरूरत पड़ती है। एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट रेज रेडिएट हो सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो रेज की जरूरत पड़ेगी, और वो दो रेज आप कोई भी ले सकते हो। हम लोग लेंगे एक पैरेलल और एक सेंटर। हम लोग लेंगे एक पैरेलल और एक सेंटर। तो एक तो हमने पैरेलल बना दी। पैरेलल जाने वाली रे कहां से जाएगी? पैरेलल जाने वाली रे कहां से जाएगी? बोलो भाई। पैरेलल जो रे आई है वो लौटकर कहां से जाएगी? वो लौटकर फोकस से जाएगी। जो रे पैरेलल आई है वो लौटकर फोकस से जाएगी। और जो रे सेंटर से जाएगी वो कहां से जाएगी? सेंटर से ही वापस। या सेंटर वाली क्योंकि सेम हो जाती है इसलिए कंफ्यूज करती है, तो हम पोल वाली देख लेते हैं। जो पोल पर गई यहां से रे, वो सेम एंगल पे उस सेम एंगल पे वापस हो जाएगी। जो यहां से पोल पे गई रे वो सेम एंगल पर वापस हो जाएगी। सो बी से पोल पर जाती हुई रे ये ब्लू वाली, और सेम एंगल पर वापस हो जाएगी। ओ बाबा, ए डैश। अच्छा ओके, मैंने यही इंस्ट्रक्शन थोड़ा गड़बड़ किया। दिस एंगल इज स्मॉलर actually if I could draw a perfect straight line, and therefore the reflected angle is also going to be smaller. व्हाइट वाली और ब्लू वाली रेज कहां पर मिल रही है? व्हाइट वाली और ब्लू वाली रेज कहां पर मिल रही हैं? यहां पर। ये बन गई दोस्तों बी पॉइंट की इमेज। अगर तुम्हें ए पॉइंट की इमेज पहले से मालूम है, अगर तुम्हें ए पॉइंट की इमेज ए डैश पहले से मालूम है, और तुमने बी पॉइंट की इमेज बना ली थैंक्स टू द हेल्प ऑफ टू रेज, वन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास होते हुए गई, और दूसरी पोल से सिमेट्रिक वापस आ गई। वो दो रेज की मदद से, वो दो रेज के सहयोग से, वो दो रेज की हेल्प से तुमने बी डैश बना लिया। क्या अब तुम्हारे पास पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया? ए डैश ए बी जो था उसका पूरा इमेज मिल गया, ए डैश बी डैश पूरा इमेज मिल गया, ए डैश बी डैश। तुमने मान लिया इमेज की हाइट है एच आई। तुमने मान लिया इमेज की हाइट है एच आई। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग फोकस करेंगे ट्रायंगल ए डैश बी पी और ट्रायंगल ए बी पी।
अब हम लोग फोकस करेंगे ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी पर और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी पर। क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? हाँ। क्यों? क्या ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? हाँ। क्यों? दो एंगल, हाँ। एक एंगल ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल का और यही सेम नीचे वाले ट्रायंगल का इक्वल है, और एक इसमें भी 90 डिग्री है और एक इसमें भी 90 डिग्री। डबल ए, डबल ए, डबल ए क्राइटेरियन, डबल ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। और कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं। तो इसके साइड हो जाएंगे बी ए डिवाइडेड बाई ए पी, बी ए डिवाइडेड बाई ए पी, और इसके साइड हो जाएंगे बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश पी। कर क्या रहे हैं हम लोग? अभी समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है, बी ए क्या है बताओ जरा, बी ए की वैल्यू क्या है बताओ जरा। व्हाट इज द बी ए का वैल्यू? अरे लिखा हुआ है यार आपके सामने, एच ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो, प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एपी क्या है? एपी 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 देखो ना, डायग्राम से देख के बता दोगे फटाफट। पोल से ए तक की डिस्टेंस, नो, माइनस यू। बी डैश ए डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन नीचे बनी, सो माइनस एच आई। ए डैश पी क्या है? ए डैश पी देखो देखो देखो, ए डैश पी इज माइनस वी। हाँ, सो तुम्हें एक माइनस हो गया कैंसिल, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय वी। एच ओ को वहां ले जाएंगे, एक माइनस साइन है एक्स्ट्रा, और v को यहां लाएंगे, v डिवाइडेड बाय u, और एच ओ को बेटा राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये जो तुम्हें मिला है ये तुम्हें बताएगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट कितनी बढ़ गई, और इस रेशियो को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। लेटरल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इस फॉर्मूला का जादू ये होगा कि फिर हमें रे डायग्राम्स बना के देखने नहीं पड़ेंगे, और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा। ये पहला वाला जो फॉर्मूला था उससे v मिल जाएगा, और फिर वी यू, और हाइट ऑब्जेक्ट की अगर गिवन है तो इमेज की हाइट मिल जाएगी। ये कहलाता है लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ए का तो इमेज, हाँ तो वो तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ से सीधे सीधे मालूम है, या नहीं भी मालूम है तो उसके लिए तो हम सीधे ए से एक रे निकालते हैं, ये नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे। जब प्रिंसिपल एक्सिस पर होती है कोई चीज तो एक रे काफी होती है। बी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से अलग चला गया, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स यूज करने पड़ते हैं। एक ही इमेज जो पॉइंट खुद ही प्रिंसिपल एक्सिस पर है उसकी इमेज बनाने के लिए तो हमें एक ही रे की जरूरत पड़ती है, और मैं तो कहूंगा एक रे की जरूरत भी नहीं पड़ती, उफ डिवाइडेड बाई उफ की जरूरत पड़ती है बस। एक ही इमेज बनाने के लिए तो इतना ही काफी है। फॉर्मूला से करो या वहां रे डायग्राम से करो, रे डायग्राम से करोगे तो ये नॉर्मल, नॉर्मल से जितने एंगल पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल से उतने एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे, बन गई एक ही इमेज। आगे हम रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक ही इमेज पे पहुंचने के लिए हम उफ डिवाइडेड बाई उफ यूज करेंगे, फिर बी की इमेज पे पहुंचने के लिए ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ही इमेज लोकेट करने के लिए हम लोग उफ डिवाइडेड बाई उफ यूज करेंगे, और फिर एक ही इमेज एक बार मिल गई यानी कि वी मिल गया, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो बी की इमेज यानी कि इमेज की हाइट पाने के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज करेंगे। इन दोनों के कंबाइंड एप्लीकेशन या कंबाइंड यूज को ठीक से हम तभी समझ पाएंगे जब कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें। बट इससे पहले कि प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा प्रैक्टिकली, हम ये 5 चीजें जानना चाहेंगे। एक इमेज के बारे में कंप्लीट जानकारी will require knowledge of 5 things. 1, where it is. 1, where it is. Where it is कौन आंसर करेगा? we मतलब हम नहीं, we मतलब स्मॉल v वैल्यू। इमेज के बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको 5 आंसर करने होंगे। पहला, वेयर इट इज, लोकेशन क्या है। कौन मदद करेगा? उफ डिवाइडेड बाई उफ। दूसरा,
अगर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो इमेज की हाइट क्या है? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है तो इमेज की हाइट क्या है? कौन मदद करेगा? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू v अपॉन u माइनस साइन के साथ। तो एक आंसर हम लोग करना चाहेंगे, इमेज कहां बनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग जानना चाहेंगे, इमेज कितनी हाइट की बनी। और फिर इन्हीं दोनों जानकारियों से, इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको तीन और बातें बतानी होंगी। पहली बात आपसे पूछी जाएगी, दैट इमेज एनलार्ज्ड बनी या डिमिनिश्ड बनी। जानकारियां दो ही हैं, इन्हीं को फिर अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। दो जानकारियां आपको हासिल करनी होंगी, इमेज कहां बनी और इमेज कितने हाइट की बनी। और ये दोनों जानकारियों के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू उफ डिवाइडेड बाई उफ, और इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू v अपॉन u माइनस साइन के साथ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। फिर आपसे कभी कभी पूछा जाएगा, इमेज एनलार्ज्ड बनी या फिर इमेज डिमिनिश्ड बनी। नहीं समझा मैं, समझ जाओगे। इमेज एनलार्ज्ड बनी या इमेज डिमिनिश्ड बनी। जैसे हमने जो अभी यहां रे डायग्राम बनाया उसमें बताओ क्या हुआ, उसमें इमेज डिमिनिश हो गई। ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट का था, इमेज कम हाइट की हो गई। याद रखना, साइन से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इमेज की हाइट का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट की हाइट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो तो हम लोग बोलेंगे इमेज एनलार्ज हो गई, इमेज एनलार्ज हो गई। कहने का मतलब है इमेज ज्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर इमेज की हाइट का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट की हाइट के मैग्नीट्यूड से कम है तो हम लोग कहेंगे इमेज डिमिनिश हो गई है, श्रिंक हो गई है। चौथी जानकारी, इमेज की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको जनरली ये 5 आंसर करने होंगे। पहला, इमेज कहां बनी। दूसरा, इमेज कितने हाइट की बनी। तीसरा, इमेज एनलार्ज हो गई या डिमिनिश हो गई। चौथा, पहले से ही आप आंसर करते आए हैं उस चीज को। चौथा, इमेज रियल बनी या हेलो पीपल, इमेज रियल बनी या वर्चुअल बनी। इसका आंसर करना आप जानते हैं, बहुत इजी है। v अगर नेगेटिव मिल जाए तो डिक्लेयर कर देना इमेज रियल बनी, और v अगर पॉजिटिव मिल जाए तो डिक्लेयर कर देना दैट इमेज वर्चुअल बनी। v अगर पॉजिटिव मिल जाए तो डिक्लेयर कर देना दैट इमेज वर्चुअल बनी। और पांचवी बात आपसे पूछी जाएगी, दैट इमेज, पांचवी बात आपसे पूछी जाएगी, इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। ये क्या है? बहुत सिंपल है। अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज हो
तो हम लोग बोलेंगे वो इरेक्ट है। और अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट हो उसके ऑपोजिट साइड इमेज हो तो हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड है। तो बहुत सिंपल है, एच आई और एच ओ दोनों के साइन अगर सेम हो, एच आई और एच ओ दोनों के साइन अगर सेम हो तो हम लोग बोलने वाले हैं दैट इमेज इरेक्ट है। और अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो हम लोग बोलने वाले हैं इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गई इमेज, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गई इमेज। एक इमेज के बारे में 5 बातें अगर हम पता हो तो उस इमेज के बारे में पूरी पूरी कुंडली उसकी हमने खोल दी। कहाँ है, कितनी हाइट की है, रियल है या वर्चुअल है, एनलार्ज है या डिमिनिश है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। मजा ही आ गया। नोट करो फटाफट। एक बजे तक और वन, नहीं केमिस्ट्री। नोटेड क्या? भाई ये 5 बातें अगर हम बता पाए तो वी कैन क्लेम दैट वी नो एवरीथिंग। चलो जी, इसी बात पर करते हैं कॉनकेव के साथ शुरुआत। एक कॉनकेव करेंगे, एक कॉन्वेक्स करेंगे। एक कॉनकेव करेंगे, लेट्स से radius of curvature given as 60 centimeter and let's say ऑब्जेक्ट रख दिया हमने 40 पर, रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट है 8 mm। 8 mm कॉनकेव मिरर है। पांचों बातें आंसर करो। इमेज कहां बनी, इमेज की हाइट क्या है, रियल है या वर्चुअल है, एनलार्ज है या डिमिनिश है, और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। पांचों बातें करो फटाफट।
नीट भी सीबीटी हो गया कंप्यूटर बेस्ड। अच्छा, नीट भी कंप्यूटर बेस्ड हो गया। हम हम लोग के लिए तो अच्छा है, हम तो नीट के बच्चों से भी जबरदस्ती सीबीटी दिलवाते रहे हैं। पर कई बार बच्चों ने बोला, रुद्रांश वगैरह ने, कि सर ओएमआर शीट पर करवाओ। उन्होंने कहा ठीक है, करवाएंगे करवाएंगे। नहीं, ये री नीट नहीं, आपका नीट अटेम्प्ट जब आएगा वहां से कंप्यूटर बेस्ड होगा पूरा। हाँ, री वाला तो सेम ही होगा जैसे हो रहा था। अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जेई के ही जैसे। हाँ हाँ, सही है। चलो, v इज इक्वल टू उफ डिवाइडेड बाई उफ। क्या हमें रे डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में रे डायग्राम बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो उसके बारे में सारी जानकारी आप सिर्फ फॉर्मूला से ही निकाल सकते हो। उफ डिवाइडेड बाई उफ, u कितना है बोलो? u इज -40। क्यों माइनस? रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए माइनस। फोकस कितना है बोलो? -30। माइनस क्यों? रियल है, कॉनकेव मिरर है। u is -40 and focus is -30। v मिल गया 1200 डिवाइडेड बाई -10, -120। -120 मतलब लोकेशन पता चल गई, और एक 5 चीजें हमें जाननी होती है, 5 में से एक और आंसर कर लिया हमने, रियल है। कहां है 120 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, और रियल है या वर्चुअल? नेगेटिव मिला इसलिए रियल है। 5 में से 2 बातें हमें मिल गई। नाउ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, hi डिवाइडेड बाई ho इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऊपर है तो पॉजिटिव है, +8। और v कितना है? -120। और u कितना है? -40। सो इमेज की हाइट हो जाएगी माइनस माइनस कैंसिल, 40 दिया 120, -3 बचा, इमेज की हाइट हो गई -24 mm। -24 mm। चलो, अब हमें 3 आंसर और करने। इमेज की हाइट कितनी है? इमेज की हाइट 24 mm है। ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है या कम? ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है या कम? बड़ी है। ऑब्जेक्ट 8 mm था, ये 24 mm है। एनलार्ज हुई या डिमिनिश? एनलार्ज हुई। और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव मिली, तो इन्वर्टेड है या इरेक्ट? ऑब्जेक्ट ऊपर था, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव मिली, मतलब नीचे बनेगी। नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड है, नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड है। गाइस, 60 से डबल पे जाके इमेज बनेगी, यानी कि 120 पर इमेज बनेगी, 120 पर, 120 सेंटीमीटर पर। इसकी 3 गुना ज्यादा हाइट होगी उसकी, 24 mm। और ये अगर ऊपर है तो वो नीचे होगी, ठीक है। अब वेरीफाई करने वाली बात है तो बड़ी इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। कैसे?
देखो ये देखा तुमने, पैरेलल जाने वाली रेज फोकस से होके कहां से पास हुई? देखो 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 देखो, पोल से जाने वाली रेज एंगल सेम रखना है बाबा। बाद में तुम रे डायग्राम बना के देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा, बट फिलहाल रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फॉर्मूला विल टेल यू एवरीथिंग। हाँ, मेरी आदत है हमेशा रे डायग्राम बना के एक बार वेरीफाई करने की, उससे एक फील आ जाता है कि हाँ। चलो, सो लिटरल मैग्निफिकेशन इज डन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर्स से फुर्सत पालेंगे। थैंक यू सो वेरी मच पीपल। हेलो।